डेवलपिंग अ कंपोजिशन, यानी एक कंपोजिशन तैयार करना। तो इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन क्या है, बयान की शुरुआत में शक्ल के अनासिर और बयान करने वाले मॉडल्स में शक्ल की अनासिर क्या है, फिर हम बात करेंगे शुरू, दरमियानी और इख्तिताम को बांधना, फिर हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम बात करेंगे नैरेटिव्स जो है, नैरेटिव्स कंपोजिशन में एज अ टूल किस तरह से इस्तेमाल होता है, और हम देखेंगे कि जो ये साइन पोस्ट्स है, ट्रांजिशंस है, ये नैरेटिव में किस तरह से काम करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन से फॉर्मल एलिमेंट्स जो है नैरेटिव में इस्तेमाल होते हैं, उन पे भी हम इस यूनिट में रोशनी डालेंगे। फिर हम बात करेंगे किस तरह से हम नैरेटिव्स में आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिशन क्या है, यानी व्हाट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन को अगर देखा जाए, कंपोजिशन लफ्ज की साखत का इतलाक कारकर्दगी और बसरी फन के टुकड़ों पर इतना ही होता है जैसा कि मजमून लिखने पर होता है, यानी इससे मुराद तमाम रस्मी अनासर के तंजीमी उसूल हैं जो एक गाना, तस्वीर या एक मजमून को मजमूई तौर पर इकट्ठा करते हैं। यानी किसी टुकड़े की साखत को समझने के लिए हमें इन तफसीलात या छोटे हिस्सों पर तवज्जो देनी चाहिए जो पूरे टुकड़ों को बनाते हैं। जैसे कि जो ये पैराग्राफ या और जुमले जो हैं, उनको बयानाती और साख्ती अफलाक को तश्कील देते हैं, या खास तौर पर वो जुमले बयानिया को नुमाया करते हैं। यानी जो नैरेटिव्स है, नैरेटिव जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है, नरेट करने की एबिलिटी है, यानी स्टोरी को नरेट करने की एबिलिटी है, जिसमें पार्ट्स जो है ये लॉजिकली ज्वाइन होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हो गए और ये पार्ट्स जो है लॉजिकली ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से फिर स्टोरी जो है उसको बयां करती है। तो नैरेटिव्स बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं स्टोरी को नरेट करने के लिए। वो साइन पोस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा नैरेटिव्स में आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिक्शनल स्टोरीज में हम देख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को देख सकते हैं। इसी तरह से नैरेटिव्स में आर्ग्यूमेंट्स का भी आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, यानी जो एकेडमिक एसेज होते हैं उनमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं नरेशंस में। और नैरेटिव अगर हम देखें, नैरेटिव में यूजुअली 3 हिस्से होते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड, और ये टाइम को डिफाइन करते हैं, प्लेस को डिफाइन करते हैं, और इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, साइन पोस्ट्स का इस्तेमाल होता है जो इन पार्ट्स को जोड़ते हैं, यानी बिगिनिंग पार्ट, मिडल पार्ट और एंड पार्ट को इसमें जो नरेशन में इसको ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यानी कनेक्टिव्स जो है, कनेक्टर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो साइन पोस्ट जो है, अगर हम साइन पोस्ट की डेफिनेशन देखें, साइन पोस्ट जो एसेज में इस्तेमाल होते हैं, इससे हमें पता चलती है कि जो नरेटर है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो स्टोरी नरेट कर रहा है तो वो स्टोरी को किस दिशा में ले रहा है। तो साइन पोस्ट की मदद से हम नरेटर के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या उनकी डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टोरी जो है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके बाद जो ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो आइडियाज को कनेक्ट करते हैं या मूवमेंट दिखाती हैं कंपोजिशन में या एसेज में, मूवमेंट दिखाती हैं। जो नरेटर एक आइडिया से लेकर दूसरे आइडिया तक जंप होते हैं, तो ट्रांजिशन जो है इनमें एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो इन आइडियाज को जोड़ता है। अब हम देखते हैं एक एक्सर्ट है जो एक कंपोजिशन से लिया गया है।
अमृता शेरगिल का है ये। इसने ऐसे लिखा है, मॉडर्न कंपोजिशन लिखा है, मॉडर्न इंडियन आर्ट इमिटेटिंग द फॉर्म ऑफ द पास्ट। तो इस एक्सपर्ट से हम पता करेंगे कि किन 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 एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से ट्रांसपोजिशन ट्रांजिशंस का, साइन पोस्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जाकर इसमें इस टेक्स्ट को पढ़ के हम देखेंगे, यानी इसमें हमें पता चलेगी कौन से फॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे इसमें हम इस पार्ट में हम देखेंगे जो टाइटल जो ऐसे का है, यानी एक मजमून का अनुमान जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, और जो बिगिनिंग है यानी शुरुआती जो हिस्सा रहता है नरेशन का, यानी आगाज जो रहता है उसको हम देखेंगे। तो एक मजमून का अनुमान जो है ये वाज़िह तौर पर एक मौजू को बयान करता है, और मुसन्निफ का इसके बारे में क्या कहना है वो हम टाइटल से ही देखते हैं, यानी मजमून के टाइटल से हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस बारे में ये बात करना चाहते हैं, तो इससे हम पता करते हैं। उसके बाद जो बिगिनिंग है यानी जो आगाज वाला पोर्शन जो रहता है नरेशन का, ये हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, टेक्स्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। ये हमें पता इससे चलती है कि क्या ये पर्सनल ऐसे हैं कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ये बता रहा है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है पूरे ऐसे के साथ, पूरे कंपोजिशन के साथ। आगे जाके इस कंपोजिशन में कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो डिस्कस होंगे, कौन कौन से क्लेम्स जो है वो रेज होंगे, वो सब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने शेरगिल के ऐसे में देखा किस तरह से शेरगिल के ऐसे में किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर दिखाया कि किस तरह से उन्होंने आर्ट में हिस्सा लिया, किस तरह से उन्होंने आर्ट को, अपने आर्ट को, उस हुनर को डेवलप किया। तो वो सब जो है पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें दिखाया गया है। लेकिन अगर देखा जाए जो इल्मी मौजू जो है, इल्मी मौजू मजमून के मैदान में किसी अहम बहस या मौजू के गिन कर सयाक व सबाक जिसको कहते हैं, तो उनको तरतीब दे सकता है, जिसका मुसन्निफ का मतलब ये होता है कि या तो वो इत्फाक करता है, या वो तौसिया करता है, या उससे इख्तिलाफ करना, या मुतबादिल ख्याल को तब्दील करना, इससे वो डिफाइन करता है, इससे वो यानी एक्सप्लेन करता है, यानी वो क्या चाहता है नरेटर जो है, उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम देख सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कुछ दूसरे रस्मी अनासर यानी फॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो हम आगे शेरगिल की एक इक्तिबास में देखेंगे कि किस तरह से बाकी फॉर्मल एलिमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर शेरगिल का ही एक एक्सर्प्ट लिया गया है, यानी एक पार्ट लिया गया है इस कंपोजिशन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1933 आई बिगिन टू बी हॉन्टेड बाय एन इंटेंस लॉन्गिंग to return to India, feeling in some strange, inexplicable way that there lay my destiny as a painter. So we returned at the end of 1934. My professor had often said that, judging by the richness of my coloring, I was not really in my element in the grey studios of the West, that my artistic personality would find its true atmosphere in the color and light of the East. He was right, but my impression was so different from the one I had expected, and so profound that it lasts to this day. तो इस तरह से यहाँ पर इस एक्सर्प्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बाकी फॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं ये इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर शेरगिल जो है ये यहाँ पर न्यू पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि एक नया ही पहलू दिखाते हैं जो ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में शेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, यानी नया पर्सपेक्टिव को शेयर किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राइटर जो है वो किस तरह से नए न्यू आइडियाज जो है नरेशंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, या जो क्लेम्स रेज किए गए हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में उनको एविडेंस के साथ उनको बैकअप दिया गया है। यानी इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी क्लेम किए गए हैं, क्लेम किया गया है उसको एविडेंस के साथ, उसको प्रूफ के साथ यहाँ पर
एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो ऑथर्स जो ऑथर हैं वो क्रिटिक भी ऑफर करता है, यानी ऑथर की जो स्ट्रैटेजी है, ये एक ऑथर की स्ट्रैटेजी रहती है किस तरह से वो लॉजिकली परसुएड करता है रीडर को कि एक या तो एक सस्पेंस क्रिएट करता है, या तो एक या हुक इसमें इस तरह से हुक डालता है कि रीडर जो है वो परसुएड हो जाता है कि उस टेक्स्ट को आगे भी पढ़ने के लिए वो परसुएड होता है। तो ये सब जो है ये ऑथर की एक स्ट्रैटेजी होती है, जो ऑथर, ये भी एक ऑथर का आर्ट होता है किस तरह से वो इंडल्ज करता है रीडर को पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो इस हिस्से का खुलासा करने के लिए, यानी टू सम अप, जो इस सेक्शन को अगर हम सम अप करें जो इस सेक्शन में हमने पढ़ा, तो एक मजमून की तश्कील का एक अहम हिस्सा है, अहम हिस्सा एक आम ख्याल पेश करना है जिस पर ज़्यादातर लोग बगैर सोचे समझे इत्तेफाक करते हैं। तो मुसन्निफ जो है वो फिर इसकी वजूहात बताता है कि इसे जांचने की ज़रूरत क्यों है, और आखिर में एक मुतबादिल नुक्ता नज़र फराहम करता है। तो इनमें से हर एक दावे को सबूत के साथ वो बैकअप प्रोवाइड करता है, यानी उनको एविडेंस के साथ उनको पेश करता है, जो भी उन्होंने क्लेम्स को रेज किया है तो उनको एविडेंस के साथ उसको पेश करता है। जैसे कि ज़रिया यानी ख़यालात, आइडियाज़ होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उनको वो तफ़सीली वज़ाहत यानी के साथ पेश करता है, सबूत के साथ उनको पेश करता है। तो ये तफ़सीलात हमें इस तरफ ले जाती हैं कि मज़ामीन के बीच में क्या होता है जब हम इन्हें बयान करते हैं। जैसे कि हम अगले हिस्से में इसको हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वाला सेशन है, यानी बयान करने वाले मिडल्स जो हैं उसकी शक्ल क्या है, यानी बयान करने वाले मिडल्स में शक्ल के अनासिर, उन एलिमेंट्स को हम देखेंगे इस सेक्शन में। जैसे कि मिडल वाला सेक्शन जो है ये इसमें टेक्स्ट का यूजुअली ज़्यादातर हिस्सा देखने को मिलता है। तो जो मेन आइडियाज़ रहते हैं वो हम देखते हैं मिडल वाले सेशन में, हम देखते हैं नरेशन के मिडल वाले सेशन में या कंपोजिशन के मिडल वाले सेशन में हम देख सकते हैं उनको किस तरह से नरेटर लॉजिकली उनको उन आइडियाज़ को रखता है रीडर के सामने, और उनको किस तरह से लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है और एविडेंसेस के साथ उनको पेश करता है। और बॉडी वाले हिस्से में, यानी मिडल वाले हिस्से में, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, मिडल वाले हिस्से में जो राइटर है वो दूसरी रेफरेंसेस का इस्तेमाल, दूसरे सोर्सेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी जैसे कोई और ऑथर है जिसने इस टॉपिक के बारे में कुछ और लिखा है, तो उसके व्यू पॉइंट्स भी मिडल वाले पोर्शन में वो बयान कर सकता है, यानी उनकी मदद भी ले सकता है विद प्रॉपर साइटेशन के साइटेशन का इस्तेमाल करके उन सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने टेक्स्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। यानी यूजुअली हम बॉडी वाले पोर्शन में इसको देखने को मिलता है। यानी अगर हम इसको सम अप करें, जो मिडल वाला पोर्शन है इसमें बल्क ऑफ आइडियाज देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एविडेंस के साथ जो ये क्लेम्स होते हैं एविडेंस के साथ इसको पेश किया जाता है, और उसमें रिटोरिकल फॉर्मल एलिमेंट्स भी इनमें देखने को मिलते हैं। यानी जो मिडल वाला पार्ट है इसमें हम रिटोरिकल एलिमेंट्स भी हम देख सकते हैं जो रीडर को परसुएड करता है इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, और जो इसमें क्लेम्स जो रहती हैं ये प्रॉपर एविडेंस के साथ उसको पेश करता है, विद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके इनको पेश करता है। इनमें ऑथर जो है ये कोटेशंस का इस्तेमाल करता है, समरी का इस्तेमाल करता है, पैराफ्रेज का इस्तेमाल करता है, जो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया कि किस तरह से ऑथर जो है ये कोटेशंस को किस तरह से साइट करता है, समराइज करने का क्या तरीका है या पैराफ्रेज करने का क्या तरीका है, ये हमने पिछले यूनिट में इसको डिस्कस किया है। तो इस तरह से मिडल, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस शेरगिल के ऐसे को जो यहाँ पर एक्सर्प्ट लिया गया है। There is so-called painting that depict an India where the sun shines with an inevitable only equally by the mediocrity of the conception and execution of that sunlight. Those serene or the sun-flooded landscape, consciously naturalistic with the authentically Indian ruins in the middle,
distance that serve as a trademark, conclusive, refutable proofs as a genuineness of the article. तो यहाँ पर इसके बाद भी इस पोर्शन को इसको दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं शेरगिल की इस एक्सर्प्ट में जिन फॉर्मल फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है उनको हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस पोर्शन में हम देख सकते हैं कि मौजू के शुरू में बयान किए गए ख्यालात जो है उनको मजमून के सतह में मज़ीद जो तफसीली शवाहिद की मदद से तैयार किया जाता है कि ये अक्सर इस ऐसे शवाहिद के ज़रिए यानी किया जाता है जो आम नुक्ता नज़र की पेचीदा बनाता है, यानी मज़ामीन की जो उनकी तरकीबें जो हैं तो ऐसे मौक़े पैदा करती हैं जब क़ारीन का नुक्ता नज़र और तजुर्बा शवाहिद की अज़ाफ़ी तहबंदी या मुंतक के मोड़ से पेचीदा हो सकता है या जो कि किसी की पुरानी चीज़ों को नए तरीक़ों से देखने और तजुर्बा करने की इजाज़त भी देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस एक्सर्प्ट में शेरगिल ने इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है और शेरगिल ने इस तनाज़ुर को पेचीदा बनाया है कि हिंदुस्तान की सयाहों की जो जिन पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है यहाँ पर जो टूरिस्ट पेंटिंग जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से साइन पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ है शेरगिल की इस एक्सर्प्ट में साइन पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ है जैसे कि अबो मेंशन्ड फॉर्म या शेरगिल ने बहुत सारी ओपिनियंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नरेटर जो है वो किस तरह से इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है, इन फॉर्मल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है अपने नरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने नरेशन को एविडेंस के साथ इनको प्रोवाइड करता है, रीडर के साथ शेयर करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेरगिल है यहाँ पर इन्होंने किस तरह से एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो डिफाइन किया है कि किस तरह से वेस्टर्न स्टाइल जो है ये इंडियन आर्ट को किस तरह से इमिटेट करता है, मॉडर्न इंडियन आर्ट को किस तरह से इमिटेट करता है। या शेरगिल ने आर्ट को डिफाइन किया है, एस्थेटिक आर्ट को, इसकी एस्थेटिकनेस को डिफाइन किया है और शेरगिल ने कोट्स का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट वाले पोर्शन में इन्होंने कोट्स का इस्तेमाल किया है और उनकी प्रॉपर साइटेशन भी दी गई है। यहाँ पर जैसे कि वैन गो ने यहाँ पर वैन गो का जो कोट है इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से बॉडी जो है यानी मिडल पार्ट है, यहाँ पर हम इस तरह से इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैराफ्रेजिंग जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं या डायरेक्टली किसी ऑथर की जो वर्क है उनको हम कोट कर सकते हैं। तो ये मिडल पार्ट जो है ये एक उसकी एग्जाम्पल थी। अब हम देखते हैं कि शुरू, दरमियानी और इख्तिताम को जोड़ना यानी टाइंग अप द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, किस तरह से टाई अप करना है, कौन सी फॉर्मल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है जिनसे हम आइडियाज़ को टाई अप करते हैं, ये हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा बिगिनिंग यानी इनिशियल पोर्शन को, इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने मिडल पार्ट को भी डिस्कस किया। मिडल पार्ट में भी हमने देखी कि कौन से फॉर्मल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। बिगनिंग वाले पोर्शन में भी हमने देखी कि इन फॉर्मल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कौन से फॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं वो टाई अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो बिगनिंग वाला पोर्शन है, मिडल वाला और एंड वाला पोर्शन है, इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं, एक सम अप करते हैं। यूजुअली हम सम अप जो है ये कंक्लूडिंग सेशन में हम करते हैं। कंक्लूडिंग पार्ट जो है नरेशन का, इसमें हम सम अप करते हैं, पूरे आइडिया को सम अप करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि साइन पोस्टर्स, ट्रांजिशंस जो है सेंटेंसेस में किस तरह से कोहेरेंस क्रिएट करते हैं, पूरे पैराग्राफ में एक कोहेजन क्रिएट होता है। तो वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कंक्लूजन जो है, इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन में किस तरह से जो
बिगिनिंग, मिडल और एंड जो है ये किस तरह से एड अप होता है, टाई अप होता है। तो यहाँ पर इस एक्सेप्ट को लेते हैं, जो लास्ट वाला सेशन है शेरगिल के ऐसे का। आर्ट कैनॉट इमिटेट द फॉर्म ऑफ द पास्ट, it must draw its inspiration from the present to create the form of the future. I am an individualistic evolving a new technique that, though not necessarily Indian in the traditional sense of the word, will yet to be fundamentally Indian in spirit. With the external significance of the form and the color, I interpret India and principally the life of the Indian poor on the plane and transcend the plane of the mere sentimental interest. तो ये लास्ट वाला पोर्शन है इस कंपोजिशन का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंक्लूडिंग सेशन है यानी कंक्लूडिंग पार्ट है, इसमें किस तरह से जो नरेटर है वो सबसे पहले टॉपिक को किस तरह से रिमाइंड करता है, यानी रीडर को फिर से दोहराता है कि टाइटल किस बारे में था, टाइटल में क्या था, ओरिजिनल प्रपोजिशन जो है वो क्या था, वो सब उसको रिमाइंड करवाता है कंक्लूडिंग वाले पार्ट में। ये उसके अलावा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कौन-कौन से क्लेम्स रेज़ हुए हैं, उसको फिर से दोहराता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इसका पोर्शन रहता है, यानी नैरेटर जो है, नैरेटर ने सेकंड वाले पोर्शन में जैसे बॉडी थी वहाँ पर यानी मिडल पार्ट जो था वहाँ पर नैरेटर ने मेन यानी क्लेम्स को एविडेंस के साथ डिस्क्रिप्शन दी उसको। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग वाले पार्ट में उसको भी सम अप करता है, यानी उस पोर्शन को भी सम अप होता है। और एक जो बिग पिक्चर जो बनी थी इस टेक्स्ट में, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बिगिनिंग पार्ट में या एंड पार्ट में, जो एक बिग पिक्चर रेज हो गई थी उसके इम्प्लीकेशंस प्रोवाइड करता है कंक्लूडिंग वाले सेशन में, उनको एग्जामिन करता है उन आइडियाज़ को। फिर लास्ट में इन सब तीनों एलिमेंट्स को एक टाई अप क्रिएट करता है, इन आइडियाज़ को लॉजिकली सीक्वेंस में इनको रखता है, इनको एक कंक्लूजन इनका निकालता है, यानी एक रिजल्ट इनका जो है वो प्रोवाइड करता है कंक्लूडिंग वाले पार्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि शेरगिल जो है इसने अपने ऐसे में किस तरह से जो हमने एक्सर्प्ट्स को लिए, बिगिनिंग वाले, इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला, मिडल पार्ट वाला, एंड पार्ट वाला, तो इसमें कंक्लूजन में हमने देखा कि किस तरह से ये इमिटेट करता है इन सब पार्ट्स को, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट को, टाइटल को पहले, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट को, फिर बॉडी को, एंड को, इन सब को ये सम अप करता है, फिर कंक्लूजन में इसको प्रोवाइड करता है। अब हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। इस यूनिट में हमने देखा कि किस तरह से नैरेटिव्स जो है, नैरेटर्स जो है वो नैरेटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कंपोजिशन को लिखने में, किस तरह से जो पैराग्राफ्स है इनको किस तरह से लिंक क्रिएट करता है और किस तरह से इनको कैटेगराइज करता है पहले, फिर उनको लिंक करता है, फिर फॉर्मल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है, यानी ट्रांसपोजिशंस का इस्तेमाल करता है, साइन पोस्टर्स का, ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करता है, साइन पोस्टर्स का इस्तेमाल करता है, और एक बिग पिक्चर जो है उसको क्रिएट करता है, आइडियाज़ की एक बिग पिक्चर को क्रिएट करता है, उनको एक लास्ट में फिर टाइटल के साथ उनको फिर से लिंक करता है, यानी ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल प्रपोजिशन जो होता है उसको लिंक करता है, फिर पूरे एलिमेंट को सम अप करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शेरगिल को हमने डिस्कस किया, शेरगिल के कंपोजिशन को हमने लिया, फिर उनको, उनके एलिमेंट्स को हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मिडल पार्ट में और एंड पार्ट में उनको डिस्कस किया कि किस तरह से जो है नैरेटर्स जो हैं वो किस तरह से एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं यूनिट 8 पे, जिसका अनुमान है इश्यूज ऑफ कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉपीराइट क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या है, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम आ जाएंगे इस यूनिट के तारुफ पर, फिर बात करेंगे कि कॉपीराइट की मुख्तसर तारीख जो है वो क्या है, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री को हम देखेंगे, कॉपीराइट की हिस्ट्री को। फिर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द, उसके उस जो ब्रीफ हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट का के एक्ट्स जो है, जो वक्तन फ़वक्तन जो है जो एक्ट्स आ गए हैं, लागू हो चुके हैं, तो उन पे भी हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में
कॉपीराइट कानून जो है उसकी इब्तिदा कब हो चुकी है और कौन-कौन से लॉज़ हैं जो अभी भी हिंदुस्तान में लागू हैं कॉपीराइट इश्यू पर। तो फिर हम बात करेंगे कि कॉपीराइट का मालिक कौन है, यानी हू इज़ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट लॉ, तो वो भी हम उस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं माशी, इखलाकी और इस तरह के दीगर हुकूक जो है, यानी इकोनॉमिक, मॉरल या ऐसी कुछ राइट्स जो हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लेजरिज्म जो है, जिसको हम सरका कहते हैं, तो उसको भी उस पे हम बात करेंगे। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म को किस तरह से अवॉइड करना है, वो सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे किस चीज़ को तस्लीम करने की ज़रूरत है और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट के मकासद पे आते हैं। इस यूनिट के का जो मकासद है वो ये है कि इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कॉपीराइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम देखेंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर बात करेंगे कि हिस्ट्री की जो कॉपीराइट की हिस्ट्री है उसकी ट्रेसेस क्या रही है, उन पे भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। और देखेंगे कि जो नेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं, यानी या हम बता सकते हैं कि कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट लॉ जो है वो ज़रूरी क्यों है और उसकी रीज़निंग हम देंगे, उसको एक्सप्लेन हम करेंगे, कॉपीराइट नेसेसरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे कि प्लेजरिज्म जो है उनको हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे प्लेजरिज्म की और किस तरह से स्टूडेंट्स प्लेजरिज्म को अवॉइड करें, उन पे हम बात करें। या ऑथर्स किस तरह से प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं, यानी प्लेजरिज्म जो है वो टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए और किस तरह से उनको अवॉइड करें, वो भी हम इस यूनिट में बात करेंगे। फिर हम सजेस्ट करेंगे कि कुछ प्लेजरिज्म मेथड्स, यानी जिनसे हम प्लेजरिज्म को अवॉइड करते हैं, उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, उन स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में। यानी हम बात करेंगे कि कॉपीराइट की मुख्तसर तारीख जो है, वो हम उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम तारुफ देंगे कॉपीराइट पे। कॉपीराइट जो है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक इकसाम है जो ऑथर या जो क्रिएटर हो या जो आर्टिस्ट हो, उनकी जो ओरिजिनल वर्क है उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कॉपीराइट जो है ये भी एक किस्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, जो ऑथर, क्रिएटर, आर्टिस्ट जो है उनकी जो ओरिजिनल वर्क है उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी चाहे वो लिटरेसी वर्क हो, चाहे वो म्यूज़िकल वर्क हो या कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो, जैसे कि पेंटिंग है, ड्राइंग है, स्कल्पचर है, उनको उन आर्ट्स को ओरिजिनल वर्क को उनको प्रोटेक्ट करता है। या एडवर्टाइज़मेंट हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट हर किसी आर्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें कॉपीराइट का दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है, यानी उन पे कॉपीराइट का कानून जो है वो लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे यानी चीज़ें भी हैं जहाँ पर इन सब एलिमेंट्स का, इन सब लॉज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पर कुछ और लॉज़ का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे जाके इस यूनिट में देखेंगे कि किस तरह से जो आर्टिस्ट हैं वो अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लेजरिज्म से, वो अपनी आर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो हम आगे जाके इस यूनिट में देखेंगे वो इसके अलावा वो कौन से लॉज़ हैं। तो कॉपीराइट जो है ये आइडियाज़ को ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, यानी ये आइडियाज़ को जैसे ओरिजिनल आइडिया हो या किसी या राइटर हो या किसी रिसर्चर की जो डिस्कवरी है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, या कॉन्सेप्ट या थ्योरीज को, इन सब को प्रोटेक्ट नहीं करता है। या ब्रांड नेम्स हैं, इनको भी प्रोटेक्ट नहीं करता है। लोगोस हैं, स्लोगन्स हैं, या डोमेन नेम है, टाइटल है, ये सब कॉपीराइट लॉ में नहीं आते हैं। ये किसी और लॉ में आते हैं जिनको हम आगे जाके इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्रांड नेम्स है, लोगोस हैं, स्लोगन्स हैं, ये किस लॉ में जो है, ये किस लॉ में प्रोटेक्ट रहते हैं, वो हम आगे जाके इस यूनिट में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो कॉपीराइट है
कॉपीराइट लॉ है, हमें इन कॉपीराइट लॉ की ज़रूरत क्यों है? कॉपीराइट लॉ जो है ये हमें 2 चीज़ों के लिए ज़रूरत है। यानी सबसे पहले ऑथर्स राइट और दूसरा हम कहते हैं यूटिलिटेरियन, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी मुसन्निफ़ का हुकूक जो है, मुसन्निफ़ की जो हुकूक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉपीराइट लॉ का इस्तेमाल करते हैं, या यूटिलिटेरियन के लिए हम कॉपीराइट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यानी मुसन्निफ़ का हुकूक जो है, वो कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़ मुसन्निफ़ीन के असल काम के साथ जो वो तख्लीक करते हैं या उनकी शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है। तो इस इस्तिदलाल की बुनियादी इखलाकी उसूलों पर रखी गई है कि जो मुसन्निफ़ीन की पहचान को यकीनी बनाने के लिए और उनके साथ ही तख्लीक कामों में सलाहियत का भी एहतराम करती हैं, यानी उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको एक प्राइवेसी क्रिएट करती है उनके लिए, उनकी आर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑथर के ये ऑथर का राइट होता है, कॉपीराइट लॉ जो है, वो ऑथर का एक राइट होता है। इसके अलावा जो यूटिलिटेरियन जो है, यानी मुफ़ीद, इससे क्या-क्या फ़ायदे हैं कॉपीराइट लॉ के, यानी कॉपीराइट लॉ जो है अ, ये तख्लीक़कारों को किसी किस्म की तरग़ीब फ़राहम करती है, यानी इसके मकसद समाजी फ़ायदे के लिए नए कामों की तख्लीक़ और इशाअत का हौसला अफ़ज़ाई करता है। यानी ये दूसरी सूरत में अगर इसको हम देखेंगे कि ये बहुत से लोग अपने काम को मुआशरे में पेश नहीं कर सकते हैं, तो अगर इन्हें का कोई एतराफ़ ना मिले या इसमें कोई माली फ़ायदा ना हासिल हो, लेकिन ये उनकी राइट को, उनकी जो आर्ट को उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी हर किसी आर्टिस्ट का, हर किसी क्रिएटर या ऑथर का उनका हक है कि वो इन कॉपीराइट लॉज़ का इस्तेमाल करे। ये बल्कि उनका ये राइट है कि वो इस लॉ का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखते हैं जो ब्रीफ हिस्ट्री है, एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि कॉपीराइट की हिस्ट्री क्या रही है, उस पे हम बात करते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे, एक शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री लेते हैं कि कॉपीराइट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, कि किस तरह से इंडिया में कॉपीराइट का भी इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसका जो इसकी इब्तिदा जो है वो कहाँ पर हो चुकी है। तो कॉपीराइट जो है एक्चुअली ये प्रिंटिंग जैसी प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंट हो चुका है। तो तब से ही कॉपीराइट लॉ जो है वो तब से इस्टेब्लिश हो गया है। जैसे प्रिंटिंग मशीन जो है वो जोहान्स गुटेनबर्ग ने इसको एस्टैब्लिश किया, इसको इन्वेंट किया जर्मनी में अराउंड 1440 में इसको एस्टैब्लिश किया, जिसकी मदद से जो लिटरेसी वर्क है उसको हम डुप्लिकेट कॉपी इसको हम क्रिएट कर सकते। तो इसको डुप्लिकेट कॉपी बहुत सारी बन सकती थी, यानी प्रिंटिंग मशीन को डेवलप करने के बाद जो भी ऑथर की जो ओरिजिनल वर्क थी उसको कॉपी इजीली किया जा सकता था, या उसके वर्क को इजीली उसको प्लेजराइज किया जा सकता था। तो जो एक लेकिन जब इससे पहले अगर हम देख सकते हैं, जो ऑथर की जो ओरिजिनल वर्क होती थी वो हैंड रिटन होती थी, तो वो हाथ से लिखता था, और हैंड रिटन का जो यानी हैंड रिटन वाला टेक्स्ट जो होता था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था कॉपी करने के लिए। एक हैंड राइटिंग का इशू भी होता था, तो उसको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल, या उसको हम कहते हैं टाइडियस वर्क रहता था। तो उसको यूजुअली इसको जो है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती थी। लेकिन जैसे प्रिंटिंग मशीन जो है वो डेवलप होगी, प्रिंटिंग मशीन को डेवलप होने के बाद जो है ये लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी हो गया कि ऑथर की जो ओरिजिनल वर्क है उसको ईज़िली उसकी चोरी कर सके या उनकी नई कॉपी बना सके, उनको प्लेजराइज़ कर सके। तो उसके बाद जब 1483 में गुटेनबर्ग की इन्वेंशन जो है वो इंग्लैंड तक फैल गई, तो किंग उस दौर में
किंग ऑफ इंग्लैंड जो था वो रिचर्ड थर्ड था। तो उसने मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जो इम्पोर्ट किया जाता था उस ज़माने में मैन्युस्क्रिप्ट्स को या बुक्स को इम्पोर्ट किया जाता था, तो उस पे बैन लगाई। यानी जो बाकी मुल्कों से लिटरेसी वर्क्स को इम्पोर्ट किया जाता था, उनको उन पे बैन लगाई। और जो ऑथर्स थे पूरे यूरोप में, तो उन्होंने अपनी बुक्स को इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया। प्रिंट करने के लिए इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया। यानी जो इंग्लैंड जो था, ये या हम यूरोप कह सकते हैं, यूरोप जो है वो एक हब बन गया, प्रिंटिंग हब बन गया उस ज़माने में। तो 18th सेंचुरी में नियरली 18th सेंचुरी में जो है वो पहला कानून बना, यानी पहला लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। उसका नाम स्टैचू ऑफ एन जो है उसका नाम है। तो उसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, यानी एन एक्ट फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जाता है, जिसमें जो ऑथर्स की प्रिंटेड बुक्स होती थी या प्रिंटेड वर्क जो होती थी, उन कॉपीज को प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनके लिए एक लॉ बनाया गया, जो लगभग उनके लिए बुक्स को बुक पब्लिशर्स को 14 इयर्स के लिए एक प्रोटेक्शन दी जाती थी, लीगल प्रोटेक्शन दी जाती थी कि इसकी जो वर्क है उस वर्क को कोई और कॉपी नहीं कर सकता था। तो ये जो राइट है, यानी जो स्टैचू ऑफ एन जो है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, यानी ग्लोबली ये इस लॉ को यूज़ किया जाता था। तो इस के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी लर्निंग को प्रमोट करना पहला वाला ऑब्जेक्टिव था, और दूसरा ये था कि ऑथर जो है इसकी इसके लिए एक प्रोटेक्शन दी जा सके, इसके वर्क को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए इस लॉ को इस्टेब्लिश किया गया नियरली 18th सेंचुरी के अराउंड। तो उसके बाद जो कॉपीराइट लॉ जो है, कॉपीराइट एक्ट जो है 1911 में वो इस्टेब्लिश हो गया था। तो 1911 में 1911 से पहले जो है वो हमने देखा कि किस तरह से जो स्टैचू ऑफ एन जो है वो हमने देखा। तो 1911 के बाद जो है वो एनग्रेविंग कॉपीराइट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। एनग्रेविंग कॉपीराइट एक्ट 1734 में इस्टेब्लिश हो गया, या फाइन आर्ट कॉपीराइट 1862 में इस्टेब्लिश हो गया, जो आर्ट को प्रोटेक्ट करता था, म्यूजिक को प्रोटेक्ट करता था, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इन वर्क्स को, इन ओरिजिनल वर्क्स को प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो 1911 में 1911 एक्ट जो है ये ग्लोबली जो है ये इस्टेब्लिश हो गया, यानी ये एक्ट हर जगह जो है हर जगह ये कानून जो है ये लागू हो गया। कॉपीराइट एक्ट 1911, जिसको हम कहते हैं कि इंपीरियल कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1911, ये इसका दूसरा नाम है, जो पार्लियामेंट में यूनाइटेड किंगडम में ये इस्टेब्लिश हो गया था, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में। और जिसको फिर बाद में रॉयल एसेंट ने 16 दिसंबर 1911 में इसको एक्सेप्ट किया, इसको रिसीव किया था। तो इस तरह से इंडिया में भी इस कानून का लागू हो गया, जो 30 अक्टूबर 1912 में इसको ये इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर, और 1940 में ये लागू हो गया यहाँ पर इंडिया में। तो इस तरह से ये जो है एक ब्रीफ हिस्ट्री रही है कॉपीराइट एक्ट की। तो इसी तरह से हम आ जाते हैं हिंदुस्तान में कॉपीराइट कानून का इर्तिका कहाँ से हुआ है, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस देखते हैं, उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी हिंदुस्तान में आज़ादी से कबल कॉपीराइट का कानून हम देखेंगे, फिर हम हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कॉपीराइट का कानून देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कॉपीराइट यानी प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले जो कॉपीराइट कानून था उसको हम देखेंगे। हिंदुस्तान से पहले जो इंडिपेंडेंस से पहले यानी आज़ादी से पहले जो कॉपीराइट लॉ का इस्तेमाल हुआ है वो ब्रिटिशर्स के ज़रिए यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया है। वो जो है वो ब्रिटिशर्स के ज़रिए यहाँ पर वो लागू हो चुका है। जो इंग्लिश लॉ को यहाँ पर वो इमिटेट करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स के लॉ थे वो यहाँ पर भी कॉपीराइट का लॉ जो है ब्रिटिशर्स का वो यहाँ पर भी लागू हो गया,
यानी हिंदुस्तान में भी, प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले। तो 1847 में पहला कॉपीराइट एक्ट जो है इंडिया में 1847 में इस्टेब्लिश हो गया, जो ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, ईस्ट इंडियन कंपनी की मदद से या उसके दौर में यहाँ पर ये 1847 में ये इस्टेब्लिश हो गया। प्रोटेक्शन देता था पूरे लाइफ टाइम में जो भी ऑथर या क्रिएटर आर्टिस्ट जो है उसने अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना भी वर्क किया है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता था, उसकी प्राइवेसी रखी जाती थी। और उसके बाद लाइफ टाइम के बाद उसको 7 इयर्स प्लस 7 इयर्स और 42 इयर्स या हम कहेंगे 42 इयर्स तक भी उसकी वर्क को प्रोटेक्ट किया जाता था। यानी एक ये जो एक्ट है ये ऑथर के क्रिएटर के वर्क को प्रोटेक्ट करता था पूरे लाइफ टाइम। और उसके बाद उसकी डेथ के बाद वो 7 इयर्स भी उसकी जो वर्क थी उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। फिर उसके बाद ये जो एक्ट है ये फिर कॉपीराइट एक्ट जो है ये रिप्लेस हो गया दूसरे कॉपीराइट एक्ट से जो 1940 में इस्टेब्लिश हो गया, तो जिसको हम मॉडर्न कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उसके 1940 में वो इस्टेब्लिश हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद जो है कॉपीराइट लॉ जो है वो हिंदुस्तान में कौन से रहे। यानी जो कॉपीराइट लॉ 1957 जो है इंडिया में वो रिप्लेस हो गया 1911 के एक्ट से। फिर 1911 के एक्ट में भी कुछ उसमें कुछ चेंज लाई, वक्तन फ़वक्तन उसमें चेंजेस आती गई। तो फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है ये मेंबर बन गया बर्न कन्वेंशन का, ये मेंबर बन गया कॉपीराइट कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का भी ये मेंबर बन गया। जहाँ पर फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्लोबली एक कॉपीराइट एक्ट पास किया जिसका नाम है कॉपीराइट ऑर्डर 1999, तो वो पास किया। फिर उसके बाद कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है उसको बहुत सारे कॉपीराइट रूल्स से सपोर्ट किया गया। 1958 में बहुत सारे रूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए, उनसे उनको सपोर्ट किया और उनको अमेंड भी किया गया। उनमें अमेंडमेंट भी आई 2012 में भी उनमें काफ़ी अमेंडमेंट आई। तो इसी तरह से जो कॉपीराइट एक्ट जो है इनमें चेंजेस आती गई और प्रोटेक्शन दी गई ऑथर्स को, क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट्स को, उनके वर्क को प्रोटेक्ट किया गया। फिर 2012 में में काफ़ी कॉपीराइट्स में काफ़ी अमेंडमेंट आ गई जो राइटर्स को प्रोटेक्ट देता था, ओनर्स को प्रोटेक्ट देता था। ज़्यादा ये यूजुअली इसमें देखा गया कि सिनेमाटोग्राफी में ये वाला आर्ट जो है ये ऐड हो गया, या ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी ये लॉ देने लगा, यानी ये राइट जो है इसमें भी ये लॉ जो है इस पे भी लागू होने लगा। इन जो है इन फील्ड्स में भी ये लॉ एस्टैब्लिश हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं वर्क्स प्रोटेक्टेड इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में काम किस तरह से महफूज है ये हम देखेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 में 1957 में वर्क्स जो है जो टर्म वर्क यानी काम या पेंटिंग, स्कल्पचर, पीस ऑफ स्कल्पचर, लेकिन ओरिजिनल जो वर्क रहते थे आर्टिस्ट का या ऑथर का, क्रिएटर का, ये सब उनके ओरिजिनल वर्क्स को इनको जो है कॉपीराइट दिया जाता था। तो इन वर्क्स में जो है ये स्कल्पचर आता था, ड्राइंग्स यानी डायग्राम्स, मैप्स, चार्ट्स, या लिटरेरी क्रिएशन, पेंटिंग, एनग्रेविंग, फोटोग्राफी या आर्किटेक्ट, आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप, ड्रामेटिक वर्क, ये सब जो है ये इंक्लूड होता गया इन कॉपीराइट एक्ट्स में। ये सारा काम जो है ये सब इंक्लूड होता गया। और म्यूजिकल वर्क को शामिल किया, साउंड रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स, इन सबको इस लॉ के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन फिर जब टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आती गई, टेक्नोलॉजीज जैसे इसमें टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आती गई, तो डिजिटलाइजेशन में भी कॉपीराइट जो है लॉ इस्टेब्लिश हो गया, उसका नाम जो है डिजिटल कॉपीराइट लॉ।
तो वो भी इसमें लागू हो गया। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, तो वो भी 1998 में पास हो गया था। जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जो आजकल ज़्यादा चलती हैं, तो उनके लिए भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन दी गई थी। इसके अलावा जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स जो हैं, ये किस तरह से मुख्तलिफ हैं। जो लॉ है, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स जो हैं, ये कॉपीराइट लॉ में नहीं आती है। ट्रेडमार्क्स लॉ जो है ये मुख्तलिफ तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं, यानी प्रोटेक्ट करती है फ्रेजेस को, सिंबल्स को, लोगोस को, स्लोगन्स को, ब्रांड नेम्स को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो है, ये वर्ड्स, फ्रेजेस, स्लोगन, सिंबल्स, लोगोस, ये कॉपीराइट लॉ में नहीं आते। ये कॉपीराइट लॉ जो है ये इनको कवर नहीं करता है। ये सब ट्रेडमार्क लॉ में शामिल हैं। और उसके बाद जो पेटेंट जो है, पेटेंट लॉ जो है, ये पेटेंट वर्क को कवर करती है, यानी पेटेंटेड मटेरियल जो है, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मशीन है या बाकी चीज़ें हैं, वो पेटेंट लॉ में शामिल है। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि कॉपीराइट का मालिक जो है वो कौन रहता है। कॉपीराइट यूजुअली कहा जाता है कि जो ओनर होता है, यानी यानी किसी भी मटेरियल का, किसी भी वर्क का, किसी भी आर्टिस्टिक वर्क का जो ओनर रहता है, वही यूजुअली उसी को हम उसी के पास कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, वही कॉपीराइट ओनर होता है। लेकिन कुछ स्टेज में ऐसा देखा जाता है कि जो ऑथर है या जो राइटर है, क्रिएटर है, आर्टिस्ट हैं, वो कॉपीराइट जो है वो ओनर नहीं रहता है, यानी कॉपीराइट का ओनर नहीं रहता है, बल्कि कॉपीराइट का ओनर कभी-कभार कॉर्पोरेशन रहती है या पब्लिशर रहता है या यूनिवर्सिटी रहती है। उसके जो कॉपीराइट का ओनर या किसी मटेरियल का, किसी भी आर्टिस्टिक वर्क का ओनर कॉर्पोरेशन रहती है या पब्लिशर या जर्नल। लेकिन जैसे ही हम किसी की वर्क को हम इस्तेमाल करते हैं या उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें कॉपीराइट परमिशन की ज़रूरत होती है। हमें कॉपीराइट परमिशन लेना पड़ता है, हमें ऑथर के साथ या जो भी इसका ओनर होता है, कॉपीराइट ओनर होता है, उनके साथ हमें कॉन्टैक्ट करके हम उन वर्क्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे हमें परमिशन मिलती है, उस राइट ओनर जो है, कॉपीराइटर का के ओनर को से हम परमिशन लेते हैं, फिर हम उसके वर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉपीराइट जो ओनर है ये डिफ़र करता है, चाहे या तो वो आर्टिस्ट होता है, अगर वो आर्टिस्ट किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए काम करता है, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन रहती है, या अगर इस ऑथर या आर्टिस्ट है या ऑथर है, वो किसी जर्नल के लिए वो पब्लिशर के साथ वो इन टच रहता है या पब्लिशर के लिए काम करता है, तो वो पब्लिशर जो है वो उसका कॉपीराइट मालिक रहता है या ओनर हम उसको कहते हैं। तो अगर हम या अगर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर जो है वो कोई काम कर रहा है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयर जो है वो कॉपीराइट मालिक नहीं रहता है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉपीराइट राइट ओनर रहती है। और उसके बाद जो फ्रीलांसर राइटर्स होते हैं या कंट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी कभी-कभार कॉपीराइट के मालिक होते हैं, या जिन कंपनीज़ के साथ वो डील करते हैं, वो भी उस टाइम वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं, कॉपीराइट होल्डर्स रहते हैं। इसके अलावा टीचर्स जो हैं या यूनिवर्सिटी फैकल्टीज़, लर्नर्स, वो भी कॉपीराइट ओनर्स होते हैं, या को-ऑथर्स जो हैं, यानी किसी भी काम में जो को-ऑथर रहता है या को-वर्कर रहता है या को-आर्टिस्ट रहता है, वो भी उसके पास भी पूरा इख्तियार है, उसके पास भी कॉपीराइट जो है कॉपीराइट को भी होल्ड करता है, वो ऑथर्स भी, चाहे वो एक से ज़्यादा ऑथर्स हो किसी टेक्स्ट के, तो वो सब जो है वो कॉपीराइट ओनर्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक, मॉरल एंड अदर राइट्स, यानी माशी, इखलाकी और दीगर हकूक़ जो हैं वो क्या हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में इकोनॉमिक राइट जो हैं वो मॉरल राइट से बहुत ही डिफ़र करती हैं। और जैसे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है,
वहाँ पर इकोनॉमिक राइट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, मॉरल राइट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये हम देखेंगे। इकोनॉमिक राइट जो है वो यानी वो ओनर के पास पूरा राइट है कि वो जो उसने काम किया है वहाँ से वो फाइनेंशियल गेन जो है वो हासिल कर सके, यानी उस काम से वो पैसे कमा सके। वो एक राइट होता है ओनर का, या वो राइटर का, क्रिएटर का एक हक होता है, उसको हम इकोनॉमिक राइट कहते हैं। उसके बाद जो मॉरल राइट है, मॉरल राइट यानी ऑथर या क्रिएटर जो है वो चाहे अपनी वर्क को प्रोटेक्ट करना वो कर सकता है। वो किस हद तक अपनी वर्क की प्रोटेक्शन चाहता है या अपनी वर्क को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो उसके पास पूरा हक है कि उसके पास मॉरल राइट्स हैं। जिस तरह से वो चाहता है कि वो अपनी जो वर्क है दूसरों के साथ शेयर कर सके या ना कर सके, वो उसको अपने हुकूक हैं कि किस हद तक वो दूसरों के साथ उन्हें शेयर कर सकता है। यानी मॉरल राइट है जो है वो पर्सनल राइट होते हैं, जो कॉपीराइट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। या ऑथर जो है ये इसके पास कॉपीराइट होता है बुक का, या पब्लिशर के पास भी कॉपीराइट रहता है बुक का। लेकिन ऑथर जो है ये एक मॉरल राइट भी रखता है, यानी ये अगर पब्लिशर जो है पब्लिशर के पास कॉपीराइट है, लेकिन जो ऑथर है उसके पास भी अपनी मॉरल राइट है। वो अपनी वर्क को किस तरह से दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, वो सब राइट रख सकता है, वो सब राइट रखता है। और उसके बाद राइट ऑफ एट्रिशन, यानी ऑथर की जो ऑथर ने जितना भी काम किया है उसकी नाम जो है उसको एक्नॉलेज करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कोई राइटर है जो किसी ऑथर के काम को यूज़ करता है, उसके आइडियाज़ को यूज़ करता है, तो उसको चाहिए कि वो उनको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करे, उनके काम को एक्नॉलेज करे कि कहाँ से लाया है, और एक्चुअली ये आइडिया, ओरिजिनल आइडियाज़ किसके हैं, उसको हम कहते हैं राइट टू एट्रीब्यूशन। आपका शुक्रिया।